हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी कर्ज। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, या तो ये कहानी इसी पार्ट में ख़त्म हो जाएगी या फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आप बताइए कि आप इस कहानी को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी कहानी ज़्यादा पसंद आ रही है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी और आई होप आपको वो ज़रूर पसंद आए। हालांकि मैं एक हॉरर स्टोरी के बारे में सोच रही थी, पर कोई बात नहीं, कुछ लोग लिटिल स्पेस बॉय चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वैसी स्टोरी ले आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जो ये 3 पेयर्स थे, यानी कि पिंग और वांग जी के, वो एक और पेयर से मिलते हैं जो कि इनका 4th पेयर था, जो कि था डेमॉन किंग और एक इमॉर्टल एंजल नाइन टेल फॉक्स का। लेकिन वो इनके साथ नहीं जाते क्योंकि वो अभी 29 साल के थे और उनके पास सिर्फ 1 साल ही था जिंदा का, और वो 30 साल के होते ही मर जाएंगे। उनका एक बेटा था और उनकी एक बेटी भी थी जिसे वो यहाँ ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। और डेमॉन किंग वेंग ने उनकी एक छोटी सी हेल्प भी की थी, उन्हें ये बताकर कि ये कर्ज कितने साल पुराना है, यानी कि इस कर्ज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। जो चीज़ जानकर एक तरीके से इन्हें राहत ही मिली थी। फिर गुरुजी ने इन्हें ये बताया था कि ये जाने के बाद शायद ही वापस आ पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी अब ख़त्म होने वाली है, वो जल्द ही गायब हो जाएंगे। लेकिन डेमॉन किंग ने कहा था कि अगर इतना टाइम पीछे जाओगे तो शायद तुम्हारे साथ कोई मिरेकल हो जाए और तुम लोग वापस आ सको। और ये चीज़ जानकर वो लोग इस रिस्क को उठाते हैं, कर्ज में को तोड़ने के लिए वो लोग अब पीछे जाते हैं, जहाँ गुरुजी एक एरर बनाते हैं। डेमॉन किंग और वो नाइन टेल फॉक्स उन्हें जाते हुए देख रहे थे, कुछ नहीं कहते। तबाही जो मची थी वो धीरे धीरे हील हो रही थी और ऑटोमेटिकली खुद को हील कर रही थी, क्योंकि यहाँ मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो भी बंजर भूमि थी वो अपने आप ही हरी भरी हो रही थी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ ठीक हो चुका था। वो लोग एक एरर के सामने खड़े होते हैं, अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है गुरुजी, और वो लोग अब सीधा 3000 साल पीछे जाते हैं, जहाँ वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रखते हैं कसकर, 6 के 6 लोग। गुरुजी जो उनके साथ थे वो उनके चारों तरफ एज अ रिबन काम कर रहे थे, उन्हें बांध रहे थे आपस में, कहीं टाइमलाइन में वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और वो लोग सक्सेसफुली उस टाइम ट्रैवल को क्रॉस भी करते हैं और टाइम में बहुत पीछे चले जाते हैं, लिटरली इतना पीछे कि वो लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन से। यानी कि जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक जंगल में मौजूद थे। ये जंगल काफ़ी हरा भरा था, पेड़ इतने बड़े थे कि आसमान को छू रहे थे, और ज़मीन पर घास इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, उन्हें लग रहा था कि वो बहुत सॉफ्ट मैट्रेस पे हो या फिर बादलों पे हो। 6 के 6 अभी बेहोश थे, किसी चीज़ का होश नहीं था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, शायद ये हंटर्स थे। इन्हें इस तरीके से बेहोश देखकर वो लोग इन्हें इग्नोर करते हैं। वैसे इस टाइमलाइन में लोगों के पास जो एनर्जी थी बहुत हाई लेवल थी, इसलिए इनका जो इनविजिबल मैजिक था वो इन लोगों पर काम ही नहीं कर रहा था, और ये लोग इन्हें देख सकते थे, जो कि हाईली कल्टिवेटर थे, क्योंकि ये हाईली हंटर्स थे, इसलिए इनकी मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा थी। और वो इन्हें देखते हैं पर कुछ कहते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस जंगल की एक खासियत थी, यहाँ पर अक्सर हमले होते रहते थे, यानी यूँ कहें तो यहाँ पर बीस्ट आते रहते थे जो कि हेल से आते थे। यानी कि यहाँ पर अभी स्वर्ग और नर्क दोनों चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि अर्थ पर ही थी। यानी कि अभी ये चीज़ें गायब नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, या यूँ कहे कोई और दुनिया नहीं बनी है, सारे वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है, जहाँ लोग एंजल्स ह्यूमन सबसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ मिलती हैं, किसी के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। या यूँ कहें कोई सेक्ट, कोई ट्राइब कुछ भी नहीं बना है, ना कोई राजा है ना कोई रंग है, सब इक्वल है। ये टाइम तब का है जब अर्थ पे बहुत शांति थी, कोई किसी से कोई रंजिश नहीं रखता था, सब एक दूसरे की मदद करने पर खुश होते थे।
सब लोग काफ़ी साथ रहते थे, एक साथ मिलकर इंसानियत को बचाते थे। यहाँ पर ज़रूरी है लोगों के बीच आपसी समझौता, प्यार, ये सब। और अभी वो लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ बेहोश हैं, इन्हें नहीं पता ये किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं, कौन है, कुछ नहीं जानते। यहाँ पर सभी लोग रहते हैं गुरुकुल्स में, यानी कि बहुत सारे स्कूल्स बटे हुए हैं जिनमें रहते हैं। उन्हें नहीं पता ये स्कूल्स कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, पर यहाँ घास पर बेहोश है, उनका फ़र्ज़ बनता है इनकी हेल्प करना। इसलिए वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, चारों तरफ कुछ बैरियर्स बना देते हैं और वहीं पेड़ के पास बैठ जाते हैं ताकि ये लोग होश में आए। इनके ऊपर पानी डालते हैं जो कि हॉली वाटर था, यानी कि यहाँ पर हॉली वाटर नॉर्मल रिवर में ही मिलता था जिसकी डिमांड बहुत हाई थी। और हॉली वाटर गिरते ही इनके जो फेस थे वो शाइन करने लगते हैं, क्योंकि इनके लिए हॉली वाटर मैजिकल वाटर की तरह था और इनके लिए हॉली वाटर नॉर्मल वाटर की तरह था। जैसे ही इनकी आंखें खुलती हैं तो 6 के 6 लोग अपनी आंखें खोलते हैं। गुरुजी इनविजिबल हो चुके थे, या यूँ कहें उनकी सोल गायब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। उन्हें कुछ भी, वो अब यहाँ नहीं थे, यानी कि इन्हें यहाँ भेज कर उन्होंने एक तरीके से अपनी पूरी सोल का ही इस्तेमाल कर लिया था और अब उनकी वो सोल का टुकड़ा ख़त्म हो चुका था। वो लोग अकेले थे, 6 के 6 लोग। कुछ नहीं पता था और उन्हें इतना पता था कि ये 3000 साल पहले की टाइमलाइन है। आंखें खोलते हैं, अपने सामने कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे नॉर्मल हंटर्स वाले, और उनके जो बाल थे उनमें एक रिबन था, उसमें एक फेदर लगा हुआ था जो कि अलग अलग कलर्स के थे, यानी कि कुछ के कुछ कलर के, कुछ के कुछ कलर के। ये इनकी पावर्स या रैंक के वजह से थे। वो लोग उन्हें देखकर उनसे पूछते हैं, आप लोग कौन? वो लोग उन्हें देखते हैं, उनकी भाषा समझ पा रहे थे। वो उन्हें देखकर समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ के नहीं है। उन्हें अजीब सी शक भरी नज़रों से देखते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन आगे आकर कहता है, हे क्या चल रहा है यहाँ ये सब। जब वो उस तरफ देखते हैं, ये दूसरी एकेडमी के लोग थे। उन्हें देखकर वो भी खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में स्वॉर्ड थी, उनके हाथ में भाला था, यानी कि यहाँ 2 ट्रूप और आ चुके थे। वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ ये 6 लोग खड़े हो चुके थे, संभल कर एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि इन्हें एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी तो करना था। ये देखते हैं कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने हुए हैं और ये इन्होंने ग्रे कलर के विंग, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से था। वो ये सब देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ ली थी और कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ जान चुका था। उनसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग हैं कौन, लेकिन हाँ वो इन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर जो ग्रुप लीडर थी वो एक लड़की थी, वो उन लोगों को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक स्मोक था और उसके रोब्स जो कि वाइट कलर के थे, वो उन्हें देखकर एक स्मोक के साथ पूछती है, क्या चल रहा है यहाँ ये सब? क्या तुम इन लोगों को बुली कर रहे हो? ये सुनकर वो कहता है, जो ग्रे कलर के कपड़ों में जो पर्सन थे वो कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो, हम इन्हें क्यों बुली करेंगे? हमें यहाँ ये घास पर बेहोश मिले, हमें लगा इन पर कोई एनिमल या फिर कोई बीस्ट अटैक ना कर दे, इसलिए हम तो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुम तो उल्टा हमें ही ब्लेम कर रही हो। ये बोलकर वो उस लड़की को दबाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वो लड़की कहती है, और रियली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगी? और ये बोलकर वो लड़की अपनी उस स्वॉर्ड पर, उसके हैंडल पर अपने हाथ को रख लेती है, जैसे कह रही हो, अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मेरे स्वॉर्ड से तुम्हारा गला भी कट सकता है। ये देखकर लोग कहते हैं, तुम हमारे ऊपर वायलेंस का इस्तेमाल करोगी, हम भी फाइट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बोलकर वो अपने उस भाले को ज़मीन पर पटकते हैं। ये देखकर वो लड़की फिर से एक स्मोक के साथ वो एक कदम आगे बढ़ाकर कहती है, तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? देखकर वो आदमी थोड़ा पीछे होकर कहता है, अपनी हद में रहो। जिस पर लड़की कहती है, हद तुम मुझे सिखाओगे? और ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी और ये 6 के 6 लोग भी देख रहे थे। तभी उनके कानों में किसी की वॉइस जाती है, तो तुम लोग बहुत दूर से आए हो, तुम्हें देख कर लगता है।
और ये सुनकर वो 6 के 6 लोग उस एक और आवाज़ की तरफ देखते हैं जहाँ एक और लड़की मौजूद थी जिसने ब्लैक कलर के रॉब पहने हुए थे, और विंग और वांग जी उसे देखते हैं। उन 6 के 6 लोगों के कपड़े बिल्कुल अलग थे, या यूँ कहें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उनके कपड़े अलग थे। जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड के विंग और वांग जी ने अपने जींस और शर्ट पहने हुए थे, साथ में जैकेट, और एम्पर वाले कपल ने जो पेयर था उन्होंने अपने एम्पर के क्लॉथ पहने हुए थे। और वहीं जो हंगोंग जोन और वुशान थे उन्होंने अपने टाइमलाइन के कपड़े पहने हुए थे, यानी कि हांगफू। वो 6 के 6 लोग उन्हें उस लड़की को देखते हैं जिसने ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने हुए थे। वो आगे आती है, उन दोनों को, उन 6 के 6 लोगों को एक साथ देखती है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और कहती है चलो मेरे साथ। जिस पर वो 6 के 6 लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इस तरीके से देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए। जो देखकर वो लड़की उनके हेजिटेशन समझ कर कहती है अगर तुम यहाँ रहे तो पक्का मारे जाओगे। इस पर वो लोग उनने जो सुनकर एम्प्रर विंग कहते हैं हम तुम पर यकीन क्यों करें। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या, तुम इस जगह के बारे में, यहाँ के बारे में कुछ जानते हो। ये सुनकर उन 6 के 6 लोगों का फेस ऐसा था जैसे कह रहे हो हाँ हम कुछ नहीं जानते। मुझे देखकर लड़की कहती है फ़ायदा इसी में है, मेरे पीछे चलो। तभी वो वाइट रॉब वाली लड़की उसे घूरते हुए कहती है म्याम म्या तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रही हो। इस पर म्याम म्या कहती है हाँ यान ली, बकवास बंद करो। और वहीं उसके मुंह से यान ली सुनकर विंग उस लड़की की तरफ देखता है क्या ये उसकी यान ली शीजिए है। वहीं जैसे उस ब्लैक रॉब लड़की ने उसके मन की बात पढ़ ली हो और वो कहती है नहीं ये तुम्हारी यान ली शीजिए नहीं है। और ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। ये देखकर उस ब्लैक रॉब लड़की के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आती है और वो कहती है चलो चलते हैं, वैसे भी यहाँ रहना ज़्यादा सेफ़ नहीं है क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर अटैक होने वाला है, और जितना मुझे तुम्हारे क्लॉथ से देखकर पता चल रहा है तुम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ से चलो अगर मरना नहीं चाहते तो, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ कोई प्रोटेक्शन बैरियर नहीं है। और ये सुनकर वो 6 के 6 लोग उसकी बात मान जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो लोग बाहर आते हैं जहाँ उस जंगल को क्रॉस करते हैं, जिसे क्रॉस करने में उन्हें 2 घंटे लगते हैं। जंगल को क्रॉस करने के बाद वो उस हरे भरे मैदान में आते हैं और फिर एक रिवर को क्रॉस करते हैं। वो लोग पैदल ही चल रहे थे। देखकर मॉडर्न वर्ल्ड का वांग जी कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है हम अच्छे से चल सके। तभी हंगोंजन कहते हैं क्या हम स्वॉर्ड पर नहीं उठ सकते। जो सुनकर वो लड़की आसमान की तरफ इशारा करके कहती है ऊपर तुम्हें वो बड़ी बड़ी छिपकलियाँ उड़ती हुई नहीं दिख रही, अगर तुमने फ्लाई करने की कोशिश की तो अपना मुंह खोल के तुम्हें सीधा निगल जाएगी। और ये सुनकर वो 6 के 6 लोग ऊपर देखते हैं जहाँ सच में बहुत बड़े बीस्ट यानी कि ड्रैगन्स उड़ रहे थे और वो कैसे छिपकली की तरह लग रहे थे। उनके पंख जो कि हवा में आवाज़ कर रहे थे, उनके कान तक आवाज़ नहीं आ पा रही थी। जो देखकर वो लड़की कहती है इसलिए क्योंकि हमारे इस टीम में एक पर्सन जो कि बहुत अच्छी फ्लूट बजाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो अपनी धीरे धीरे मेलोडी बजाता रहता है। सुनकर वो हैरान होकर उन्हें देखते हैं जहाँ उनमें से कोई भी पर्सन फ्लूट तो नहीं बजा रहा था। ये देखकर विंग कहता है यहाँ तो कोई फ्लूट बजा ही नहीं रहा। इस पर वो लड़की कहती है फ्लूट कोई बजा नहीं रहा, लेकिन उनकी हार्ट बीट्स फ्लूट का ही काम कर रही हैं। और ये सुनकर उन्हें अजीब लगता है, पर फिर वो चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पहुंचते हैं। ये एक पुराना एंशियंट घर जैसा था, यानी कि एक गुरुकुल ही था जहाँ पर वो रहते थे, अकेडमी। वो लोग वहाँ के बैरियर को थोड़ा सा हटाते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, बिल्कुल किसी कपड़े की तरह बैरियर को हटाते हैं। ये चीज़ उन्हें थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि बैरियर को ऐसे नहीं हटाया जाता। अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद फिर से बैरियर को बंद कर दिया जाता है। फिर विंग जो कि यीलिंग का विंग था यानी कि वुशान, वो उनसे पूछता है क्या हम तुमसे एक सवाल कर सकते हैं। इस पर वो लड़की कहती है यही कि तुम
यहाँ अपने वर्षन से क्यों नहीं मिले। और ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं, जिस पर वो ब्लैक रॉब लड़की जो कि म्याम्या थी वो कहते हैं इतना शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। जिस पर वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है मैं हाँ फ्यूचर देख सकती हूँ और मैं यहाँ बैठे बैठे 5,000 साल तक का फ्यूचर देख सकती हूँ। और ये सुनते ही उन लोगों को झटका लगता है। वो लड़की कहती है मैंने एक बुक भी लिखी थी लेकिन शायद टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गई। ये सुनकर विंग पूछता है एम्पर विंग क्या तुमने अपनी डेथ भी देखी। जिस पर म्याम्या कहती है हाँ बिल्कुल मैंने अपनी डेथ देखी और मेरी डेथ अभी 4 दिन बाद ही है। और ये सुनकर यानली कहती है हाँ और मेरी भी, हम दोनों साथ में ही मरने वाले हैं। और ये सुनकर विंग कहता है तुम लोग कैसे हो, अपनी डेथ देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा। जिस पर म्याम्या कहती है इसमें डर क्या है, एक ना एक दिन तो किसी को मरना ही है। जिस पर एम्पर विभूषण कहते हैं क्या तुम लोग इमोर्टल नहीं हो। जिस पर म्याम्या कहती है हम इमोर्टल्स ही हैं, हम हज़ारों लाखों पता नहीं कितने सालों से ज़िंदा है, हमें तो हमारी एज भी याद नहीं है और अब हम सिर्फ मरना चाहते हैं क्योंकि इतने साल ज़िंदा रहकर हम लोग थक चुके हैं। सुनकर उन 6 के 6 लोगों को एक और झटका लगता है। तभी म्याम्या कहती है तुम जिस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाहती हो उसके लिए तुम्हें हमारे मास्टर से मिलना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उन्हें वहाँ लेकर जाते हैं। विंग और वांगजी देखते हैं कि इस जगह सिर्फ लड़कियाँ ही मौजूद हैं। देखकर वांगजी कहता है यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही क्यों हैं, लड़के क्यों नहीं। जिस पर म्याम्या कहती है एक्चुअली यहाँ पर लड़के दूसरे गुरुकुल में रहते हैं और लड़कियां अलग रहती हैं। सुनकर विंग कहता है ऐसा क्यों। जिस पर म्याम्या कहती है जब तक मैरिज नहीं हो जाती हम लड़कियां साथ नहीं रह सकती अपने पार्टनर के। और हाँ अगर तुम चाहो तो यहाँ अपने लिए किसी पार्टनर को भी ढूंढ सकते हो, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके और तुम्हारी टाइमलाइन में जाना चाहे। इस पर विंग उन्हें घूर कर देखता है। जिस पर म्याम्या हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी साफ दिख रहा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सोलमेट्स हैं। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है। जिस पर म्याम्या कहती है हाँ तुम लोग सोलमेट्स ही हो और ये चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है, तुम्हारी सोल से जो ऑरा जनरेट हो रहा है वो साफ बता रहा है। साथ में वो रिबन भी जो कि तुम्हारी सोल के साथ बंधा हुआ है और तुम्हारी मैरिज रिंग के साथ। और ये सुनकर उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। तभी म्याम्या कहती है चलो तुम्हारे काम को ख़त्म करते हैं, पहले तुम अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लो। ये सुनकर विंग कहता है हमें कहाँ जाना होगा। जिस पर वो कहते हैं तुम्हें हमारे मास्टर को ढूंढना पड़ेगा। तभी यानली कहती है लेकिन उन्हें ढूंढना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जिस पर म्याम्या कहती है हाँ वैसे भी उनका कोई अता पता नहीं कि पता नहीं अब वो फ़िलहाल कहाँ हो, शायद कहीं और घूमने गए हो। अगर ऐसा हुआ तो तो हमें कम से कम और 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। और ये सुनते ही विंग और वांगजी का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। जो देखकर म्याम्या हंसते हुए कहती है लेकिन उन्हें ढूंढने का एक शॉर्ट सॉल्यूशन भी है, जैसे कि किसी की जान उसके तोते में होती है वैसे ही मास्टर को बुलाने का भी एक शॉर्टकट है। तभी हंगुंजन कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई तालिस्मान है। जिस पर म्याम्या कहती है हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, हमें सारी स्पेल्स याद है इसलिए हम तालिस्मान का इस्तेमाल नहीं करते और हम डायरेक्ट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। और ये बोलकर म्याम्या और वो लोग किसी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पर्सन मिलती है जो कि कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। ये देखकर म्याम्या कहती है चलो अब तुम मास्टर को ढूंढ लोगे जो कि यहाँ के ग्रैंड मास्टर हैं। ये सुनकर विंग कहता है ग्रैंड मास्टर। जिस पर म्याम्या कहती है हाँ उनकी एज तो मुझे भी नहीं पता, वो तो हमसे भी पहले की ज़िंदा है। जब मैं यहाँ आई थी और जब मैंने जन्म लिया था तब भी वो ऐसी थी, आज भी वो ऐसी है और पता नहीं कब तक ऐसी रहने वाली है। और ये सुनकर वो लोग शॉक होते हैं। फिर वो लोग उस लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ उन न्यू स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रही थी, वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रही थी। ये देखकर विंग कहता है चलो हम उनसे बात करते हैं। जिस पर यानली उन्हें रोकते हुए कहती है पहले उनके क्लास ख़त्म हो जाने दो। और ये बोलकर वो उन्हें वहीं वेट करने के लिए कहते हैं। 6 के 6 लोग वहीं खड़े थे, उस लेडी को देख रहे थे।
जो कि काफ़ी आराम से उन्हें पढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उस लेडी की क्लास ख़त्म होती है, वो सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। वो लेडी जो कि वहीं बैठी हुई थी, उसके हाथ में एक वीणा थी जिसे वो बजा रही थी। उसे हल्की हल्की धुन निकल रही थी जो कि काफ़ी मधुर थी। उन लोगों को भी ये धुन काफ़ी अच्छी लग रही थी। तभी वो लेडी अपने उस हाथों को वीणा पर रोकती है और एक हल्की सी छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, अंदर आओ। जो सुनकर वो 6 के 6 लोग शौक हो जाते हैं। तभी वो लेडी कहती है, सुना नहीं तुमने, अंदर आओ। और ये सुनकर वो 6 के 6 लोग अंदर आते हैं, जहाँ यानली और वैनचिंग, यानली और म्यामा भी उनका साथ ही आते हैं। उन्हें ग्रीट करके कहती है, महागुरु। जिस पर वो लेडी बस म्यामा और वैनचिंग की तरफ देख कर कहती है, जा सकती हो तुम लोग। जो सुनकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी विंग उन्हें ध्यान से देखने लगता है, जो देखकर वो लेडी कहती है, मुझे इतना ध्यान से मत देखो। ये सुनकर विंग का चेहरा थोड़ा सा रेड हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस लेडी की ब्यूटी से थोड़ा पिघलने लगा था। ये लेडी सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल किसी गॉडेस की तरह। और ये देखकर अंजी को विंग के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो भी इस लेडी की ब्यूटी से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। ये देखकर वो लेडी अपने फेस पर एक मास्क कैरी करती है। ये देखकर एम्पर वी थोड़ा हड़बड़ाकर कहते हैं, आप ये क्या कर रही हैं? जिस पर वो मास्टर, जो कि ग्रैंड मास्टर थे, वो कहते हैं, मैं अपने फेस को कवर कर रही हूँ, क्योंकि लगता है मेरे फेस को देखकर तुम लोगों के बीच में से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, और मैं तुम्हारी जान को भी खतरे में नहीं डाल सकती। जो चीज़ उन्हें कुछ पसंद नहीं आती और ना ही समझ आती। तभी वो लेडी कहती है, वैसे तुम लोग यहाँ जिस चीज़ का इलाज ढूंढने आए हो, वो चीज़ का इलाज तुम्हें यहीं मिलेगा। जिस पर विंग कहता है, क्या आप हमें कहना चाहते हैं कि हमारे कर्ज का इलाज यहीं पर है? जिस पर वो लेडी कहती है, तुम्हारे कर्ज का इलाज यहीं है। जिस पर विंग पूछता है, वो कर्ज किसने दिया था? वही इंसान इसका इलाज कर सकता है। जिस पर वो लेडी कहती है, वो कर्ज तुम्हें और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही दिया है। और ये सुनते ही उन 6 के 6 लोगों को झटका लगता है। उस लेडी की तरफ आंखें बड़ी करके देखते हैं। जिस पर वो लेडी उन्हें देख कर कहती है, तुम्हारी जनरेशन में जो कर्ज है ये मैंने ही दिया है, और ये कर्ज इसलिए दिया है क्योंकि इस कर्ज का जो ज़रिया है वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उस सिचुएशन की वजह से तुम्हें एक कर्ज मिला। अगर उस वक्त तुम लोग वहाँ नहीं होते तो शायद तुम्हें एक कर्ज नहीं मिलता। जो सुनकर विंग और वांग जी, जो कि वो तीनों के तीनों थे, शॉक हो जाते हैं। तभी उस लेडी से पूछते हैं, आपने ये कर्ज हमें क्यों दिया? प्लीज़ इसका इलाज कीजिए। जिस पर वो लेडी कहती है, ये कर्ज अभी मैंने नहीं दिया है, यानी कि तुम कर्ज देने से पहले ही यहाँ आ चुके हो। जो सुनकर विंग कहता है, तो क्या हम इस कर्ज को ठीक कर सकते हैं? इस पर वो लेडी कहती है, अगर वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी तो मैं तुम्हें कोई कर्ज ही नहीं दूंगी, इसलिए हो सके तो उस सिचुएशन को क्रिएट होने से बचाओ। जिस पर विंग कहता है, आखिर सिचुएशन कौन सी थी? जिस पर वो लेडी कहती है, मेरे लवर की डेथ, और उसी के गुस्से में मैंने तुम लोगों को ये कर्ज दिया है, इसलिए मेरे लवर को प्रोटेक्ट करो। और ये सुनते ही म्या और यानली शॉकिंगली कहती है, ये कैसे हो सकता है? जिस पर विंग कहता है, आपका लवर कौन है? हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर वो लेडी हल्की से स्माइल करती है और कहती है, क्या तुम सच में उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? जिस पर वो लोग हाँ करते हैं। फिर वो लेडी कहती है, वो तो तुम्हें टाइम में ही पता चलेगा, तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। जो सुनकर उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो लेडी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, या यूँ कहें वहाँ से गायब ही हो जाती है। वो लोग बस उसे जाते हुए देख रहे थे। वहीं म्या यानली शॉकिंगली उन लोगों को देखे जा रही थी। ये देखकर विंग कहता है, तुम लोग हमें ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर म्या कहती है, क्या तुम लोग इतने पावरफुल हो कि तुम मास्टर के लवर को मार सकते हो? ये सुनते ही विंग कहता है, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं है, तो भला हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? जिस पर यानली कहती है, मास्टर का लवर
अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो यहाँ जितने भी मास्टर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर विंग कहता है वो कितने पावरफुल हैं। इस पर यानली कहती है मैं एक शब्द में तो ये नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि उन्होंने आज तक कभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया है, बल्कि सिर्फ उनके एक फिंगर मूव करने से ही बहुत बड़े बड़े बीस्ट की डेथ हो जाती है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें ना रोका जाए तो वो हेवन तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सुनते ही विंग कहता है हेवन को भी। इस पर यानली कहती है जितना मैंने सुना है यही कहा जाता है, क्योंकि उन्हें खुद हेवन से ही निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने एक बार मजाक मजाक में ही हेवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए उन्हें अर्थ पर फेंक दिया गया और फिर वो अर्थ पर रहने लगे और मास्टर से मिले और इसी से उन दोनों के बीच प्यार हुआ और वो दोनों तब से अब तक साथ में ही हैं। हालांकि उसके बाद बहुत बार हेवन से उन्हें बुलाने के लिए न्योते आते रहे, लेकिन वो कभी भी वापस हेवन में नहीं गए। ये सुनकर विंग कहता है क्या वो हेवन से बिलोंग करते हैं। जिस पर यानली कहती है हाँ वो हेवन से बिलोंग करते हैं। म्यामी और यानली उन्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देती है यहाँ के बारे में और ये सब जानकर सुनकर समझकर विंग और वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्हें तो कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आई, लेकिन वो इतना समझ चुके थे कि वर्ल्ड सिर्फ पावर पर ही डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा। वो लोग इस जगह के बारे में जानते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, और फिर वो कुछ और बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें एक हफ्ता हो गया था यहाँ रहते रहते, लेकिन अभी तक वो ग्रैंड मास्टर ही नहीं आए थे जिन्हें वो प्रोटेक्ट करने वाले थे। लेकिन हाँ बहुत बार बीस्ट के अटैक्स हुए थे जिनसे उन्होंने फाइट की थी और ये तीनों 6 के 6 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल भी हो चुके थे और अभी ये यहाँ के चिकित्सा कक्ष में बेहोश पड़े हुए थे, क्योंकि इन पर इतने ज़्यादा भी इससे अटैक हुआ था कि ये उसे लड़ ही नहीं पाए, क्योंकि इनकी पावर इन बीस्ट के सामने बहुत वीक थी और इन्हें किसी ने प्रोटेक्ट किया था और यहाँ पर लिटा दिया था। तभी वहाँ पर वो महागुरु आते हैं और ये देख कर यानली और म्याम्या थी वो उस मास्टर की तरफ देखकर कहती है मास्टर अब हम क्या करें। जिस पर मास्टर कहते हैं मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकती, ये लोग अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी पावर काफ़ी वीक पड़ रही है। जिस पर यानली कहती है क्या सच में ये लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जिस पर वो महागुरु कहती है नहीं शायद ही ना मारे जाए, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर से यहाँ आ तो गए हैं उसे चेंज करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं एक हफ्ते बाद इनकी इंजरी हील होती है। इंजरी तो इनकी इतनी हुई थी कि कम से कम इन्हें 3 महीने तक बेड रेस्ट मिलता, लेकिन उस मास्टर के इंस्ट्रक्शन और उनकी इस सब की वजह से ये लोग हील हो चुके थे। अपने आप को हील करने के बाद ये लोग फिर से बीस्ट से फाइट करते हैं, जहां अंजाम फिर से वही होता है। लोग फिर से घायल हो जाते हैं, फिर से आते हैं और ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे यहाँ इन्हें रहते रहते, और जहाँ इन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और ये लोग उस महागुरु से भी अक्सर मिलते रहते थे, उनसे कल्टिवेशन सीखते थे और वो भी इन्हें सिखा भी देती थी, क्योंकि उनका काम था और वो काफ़ी अच्छे नेचर की थी, इसलिए उन्हें इनसे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, इनकी हेल्प भी करती थी। ऐसे ही और कुछ टाइम बीतता है, विंग और वांग जी को अपनी शीजे की फ़िक्र होती है, जिस पर वो उस गुरु माँ से कहते हैं कि क्या वो उन्हें टाइम में पीछे भेज सकती है, एक बार अपनी शीजे को देखकर वो वापस आ जाएंगे। इस पर गुरु माँ कहती है ये टाइम है, कोई बस स्टेशन नहीं कि तुम एक बार जाओ फिर वापस आ जाओ। इस तरीके से बार बार टाइम में आगे पीछे जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे तुम्हारी जो बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। ये सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं। हर दिन वो लोग बीस्ट से फाइट करते थे और अब उन्हें आदत हो गई थी, उन्हें बहुत कुछ सीखने का मिल चुका था। जब भी वो बीस्ट से फाइट करते खुद को प्रोटेक्ट करते और बार बार उस बीस्ट से लड़ते रहते। आज भी कुछ ऐसा ही था।
बीस्ट से। फाइट करने के बाद ये 6 के 6 लोग काफ़ी थके हारे आ रहे थे। इनकी हालत बहुत खस्ता थी। इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी इनकी तरफ एक एप्पल उड़ते हुए आते हैं, जो देखकर ये 6 के 6 लोग उन्हें कैच कर लेते हैं। इनके कपड़े भी अब चेंज हो चुके थे। इन्होंने इसी टाइमलाइन के कपड़े पहन लिए थे जो कि इन्हें मिले थे। वो लोग उस एप्पल देने वाले पर्सन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक 19 या 18 साल की लड़की पेड़ के नीचे छाँव में बैठी हुई थी, या यूँ कहीं लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक एप्पल था जिसे वह खा रही थी। चारों तरफ और भी एप्पल्स गिरे हुए थे जो कि शायद उस पेड़ से ही गिरे थे, क्योंकि वो एप्पल के पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी और ये एप्पल भी वहीं से आए थे। वो लोग उस लड़की को देखते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन फिर उस एप्पल को लेते हैं, खाते हैं। उस लड़की के कपड़े जो कि ब्लैक थे, वो बस उन लोगों को देख रही थी। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। एक्सप्रेशन लेस होकर उन लोगों को घूरे जा रही थी, जिस पर विंग जो कि उस लड़की की उन स्टेयर्स को फील करता है और वो उसे देखकर ग्रीट करके कहता है, थैंक यू मिस, आपने हमें ही एप्पल दिया। जिस पर लेडी कोई जवाब नहीं देती, वहाँ से उठती है, जाने लगती है। तभी उसे आवाज़ आती है जहाँ पर म्या और यानली उन लोगों को देखते हुए कह रही थी, तुम लोग आ गए, चलो जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी, और तुम्हारे घाव लाओ, मैं इन पर मेडिसिन अप्लाई कर देती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही आगे जाते हैं कि तभी उस लेडी को देखकर वो लोग रुक जाते हैं। उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जो स्माइल उनके होठों पर थी गायब हो जाती है। वो लोग एक कदम पीछे लेते हैं। ये देखकर उन 6 लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो देखते हैं यानली और म्या दोनों अपने एक घुटने को मोड़ते हैं, नीचे बैठते हैं, उस लेडी को ग्रीट करके कहते हैं, ग्रैंड मास्टर अब वापस आ गई। और ये सुनते ही उन 6 लोगों के होश उड़ जाते हैं। अपनी उन आँखों को बड़ा करके उस लड़की को देख रहे थे जिसकी एज उन सब में सबसे कम थी, यानी कि वो सिर्फ 18-19 साल की ही दिख रही थी, लेकिन देखा जाए तो वो उनसे बहुत ज़्यादा हज़ारों साल बड़ी थी। पर उसकी एज ऐसे एक जगह पर ही रुक चुकी हो। वो उन लोगों को अभी भी घूरे जा रही थी। मैं और उसकी यानली की बातें सुनकर वो लेडी उनकी तरफ देखकर बस हल्का सा नोट करके कहती है, तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है? और ये सुनकर म्या और यानली जल्दी से कहती है, एंसेस्टर हॉल में। ये सुनकर वो लेडी बस अपने एक कदम को बढ़ाती है, वहाँ से गायब हो जाती है और अगले ही पल एंसेस्टर हॉल में अपीयर होती है। और वहीं यानली और वेंचिंग को जब फील होता है, यानली और म्यामा को फील होता है कि वो ग्रैंड मास्टर यहाँ से जा चुकी है, लोगों की तरफ देखती है जो कि फ्रीज होकर बस उस ग्रैंड मास्टर को ही देखे जा रहे थे। और ये देखकर यानली कहती है, क्या तुम लोग ग्रैंड मास्टर से मिल चुके हो? जिस पर विंग अपने उस शॉकिंग स्टेट से बाहर आता है और शॉक कर कहता है कि वो ग्रैंड मास्टर है, लेकिन मुझे तो लगा था ग्रैंड मास्टर कोई मेल होगा जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी और उसके बाल बहुत लंबे होंगे और वो किसी ओल्ड मॉन्क की तरह दिखेगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरी भी कुछ यही इमेजिनेशन थी कि वो काफ़ी खड़ूस होगा, उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर की तरह होंगी। तभी हंगुजन कहते हैं, हमें लगा था काफ़ी नियम में बंधे वाले होंगे और काफ़ी संयम इंसान होंगे, लेकिन ये तो घास पर इस तरीके से लेटी हुई थी जैसे कि इनका बेडरूम हो। तभी विंग कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉपरली लेटी हुई थी और ये कोई ग्रैंड मास्टर की तो निशानी नहीं लगती। तभी एम्परर विंग कहते हैं, ये एक ग्रैंड मास्टर है तो इन्हें थोड़े नियमों में रहना चाहिए था। इस तरीके से पेड़ से फल तोड़कर खाना, वो तो बिल्कुल किसी टीनेजर की तरह लग रही थी। तभी एम्परर लान वांग जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल भी शासन के लायक नहीं है, इन्हें इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। कम से कम अपनी ग्रैंड मास्टर की इमेज का तो ध्यान रखना ही चाहिए। वही इन 6 लोगों के अलग अलग ओपिनियन सुनकर ग्रैंड मास्टर के बारे में म्या और वेंचिंग म्या और यानली एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर इन 6 लोगों की तरफ देखते हैं और फिर अपने सर को हिलाकर कहते हैं, चलो एंसेस्टर हॉल में चलते हैं। जिस पर विंग कहता है, अभी तो तुमने कहा था कि हमें डाइनिंग हॉल में जाना है। जिस पर म्या कहती है, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? क्या तुम अब ग्रैंड मास्टर से नहीं मिलना चाहोगे? ऐसे भी उनका कोई भरोसा नहीं है, वो यहाँ आई है और नेक्स्ट टाइम ही वो कहीं और चली जाए। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या वो यहाँ कुछ टाइम भी नहीं रुकेंगी? जिस पर
इस पर यानली कहती है वैसे तो मैक्सिमम वो बाहर ही रहती है, लेकिन जब मास्टर उन्हें बुलाती है तो वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आ जाती हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन फिर से इनविजिबल हो जाती है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाती है, पर हाँ वो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रहती और अब तो उन्होंने तुम लोगों को देख लिया है तो पक्का जल्दी ही वो यहाँ से चली जाएंगी। ये सुनकर वो लोग फैसला करते हैं कि वो खाना बाद में खाएंगे, पहले वो एंसेस्टर हॉल चलेंगे। वो लोग सीधा एंसेस्टर हॉल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि मास्टर और ग्रैंड मास्टर के बीच बात चल रही थी, जहाँ ग्रैंड मास्टर से कह रही थी तुमने इन लोगों को क्यों अलाउ किया यहाँ इस गुरुकुल में रहने के लिए, तुम जानती हो ना ये लोग इस लायक नहीं है। जिस पर मास्टर उन्हें समझाते हुए कहती है तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, तुम बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो, तुम एक ग्रैंड मास्टर हो तो ग्रैंड मास्टर की तरह रहा करो। जिस पर ग्रैंड मास्टर गुस्से से कहती है तो मुझे मैनर्स सिखाना बंद करो, पहले उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर मास्टर कहती है नहीं वो यहाँ मेरी शरण में आए हैं, मैं ऐसे उन्हें नहीं छोड़ सकती। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है क्या तुम उन्हें यहाँ रखने वाली हो जबकि तुम जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। जिस पर मास्टर कहती है हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चेंज करना चाहती हूँ सब कुछ। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है ये चेंज नहीं हो सकता। इस पर मास्टर कहती है मैं चेंज करना चाहती हूँ और अब मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनूंगी और तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, चुपचाप यहीं इसी जगह रहोगी। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है नहीं मुझे यहाँ से जाना है और जब तक ये लोग यहाँ पर हैं मैं यहाँ नहीं रहने वाली। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगती हैं तभी मास्टर उनका हाथ पकड़ती है, उन्हें एक रोप से बांध देती है जो कि नॉर्मल रस्सी थी। ये देखकर ग्रैंड मास्टर चिल्लाकर कहती है तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। जिस पर मास्टर कहती है तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये देखकर ग्रैंड मास्टर गुस्से से उन्हें घूरती है, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर कहती है ठीक है लेकिन पहले मेरे हाथ तो खोलो। जिस पर मास्टर कहती है तो तुम नहीं जाओगी। जिस पर ग्रैंड मास्टर अपने सर को हिलाती है और फिर उनके हाथ फिर से खोल दिए जाते हैं। तभी वो थोड़ी सख्त आवाज़ में कहती है अगर तुम लोगों ने देख लिया हो तो जाकर चुपचाप डाइनिंग हॉल में अपना खाना खाओ। ये सुनकर मास्टर उस तरफ देखती है जहाँ वो उन सातों को देखती है, उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो उन्हें देखकर कहती है तो तुम लोग यहाँ पर हो, चलो खाना खाने चलते हैं, लगता है आज तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। जिस पर विंग और वांग जी बस हाँ में सर हिलाते हैं। वो 6 के 6 लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ ग्रैंड मास्टर भी जाते हैं। वो लोग खाना खाते हैं। यहाँ पर ये 6 के 6 विंग और वांग जी सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मास्टर को घूरे जा रहे थे। आखिर वो इतनी अजीब जो थी, खाना खाते वक्त वो बिल्कुल किसी स्पॉइल किड की तरह खाना खा रही थी और मास्टर बस उन्हें देखकर अपनी आंखें घुमा रही थी। ये चीज़ काफ़ी अजीब थी। तभी विंग उनसे पूछता है क्या आप यहाँ हमारी ब्लड लाइन के बारे में कुछ जानती है। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर रुक जाती है, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही दे सकती है, क्योंकि इस दुनिया की जितनी भी जानकारी है सारी उन्हीं के पास है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं और अपने उस पीठ को चेयर पर टिका कर कहते हैं तो तुम अपनी ब्लड लाइन के बारे में जानना चाहते हो। जिस पर विंग कहता है हाँ हम अपनी ब्लड लाइन के बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम इस कर्ज को आने से पहले ही रोक सकें। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आती है और वो कहती है तो तुम इस कर्ज को रोकना चाहते हो। जिस पर विंग को थोड़ा अजीब लगता है, वो कुछ कहता तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हारी जो एंसेस्टर है वो और कोई नहीं बल्कि हेवनली किंग है। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखकर कहती है और तुम्हारे एंसेस्टर और कोई नहीं बल्कि हेल के किंग है। और ये सुनते ही उन दोनों को झटका लगता है। तभी ग्रैंड मास्टर बड़े ही आराम से कहती हैं तुमने देखा होगा कि तुम्हारी जनरेशन में हमेशा फाइट होती आई है, ये इस वजह से क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ एक की प्योर है तो दूसरे की इनप्योर है, और इसी वजह से तुम्हारी ब्लड लाइन में हमेशा फाइट होती आई है। और अगर बात की जाए तुम्हारे इस प्यार की तो ये इस वजह से क्योंकि जो हेल के और हेवन के किंग थे वो किंग और क्वीन दोनों लवर्स थे, लेकिन फिर किसी वजह से उनके बीच में फाइट हो गई। जिस पर विंग पूछता है किस वजह से। इस पर ग्रैंड मास्टर कहती है अभी उनके बीच में फ़ाइट नहीं हुई है बल्कि उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, या यूँ कहें बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये प्यार
एक न एक दिन इस तबाही की वजह बनेगा। दोनों एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जो इस पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा, और फिर इस बच्चे के जन्म का एक दूसरे पर डालेंगे, और उसके बाद शुरुआत होगी उस कर्ज की, जो कर्ज तुम्हारी ब्लड लाइन पे है। जो सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जिस पर मास्टर कहती है तुम इन्हें सही सही क्यों नहीं बताती। इस पर ग्रैंड मास्टर कहती है और कैसे बताऊं, मैंने बताया तो सही। जिस पर विंग कहता है आखिर उस कर्ज का और उस बच्चे का क्या कनेक्शन है। जिस पर जो हंग जुन था वो पूछता है क्या वो बच्चा ही वो कर्ज है। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहती है काफ़ी स्मार्ट हो तुम। इस पर हंग जुन उनसे पूछता है क्या वो बच्चा ही कर्ज है। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है कह सकते हो वो बच्चा ही इस कर्ज की वजह है। जिस पर विंग कहता है हम उस बच्चे का बर्थ ही नहीं होने देंगे। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर हंसने लगती है। ये देखकर विंग कहता है आप हंस क्यों रही हैं। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती हैं उस बच्चे का बर्थ ऑलरेडी हो चुका है और वो बस तबाही मचाने ही वाला है। जिस पर विंग कहता है आप ये बात इतने इजीली कैसे कह सकती है। जिस पर ग्रैंड मास्टर बड़ी ही शांति से कहती है क्योंकि वो मेरा ही कज़न ब्रदर है, या यूँ कहें तो मैं हेवन और हेल के एम्परर एम्प्रेस की सेकंड चाइल्ड हूँ। और ये सुनते ही उन लोगों को झटका लगता है। वो लोग बस ग्रैंड मास्टर को देखे जा रहे थे, तभी ग्रैंड मास्टर कहती है मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन इसी वजह से है। और ये बोलकर वो अपने उस पार्टनर की तरफ देख कर कहती है तुम कह रही थी कि मैंने सब कुछ बता दूँ, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है, यहाँ तक कि वो भी जो फ्यूचर में होने वाला है। और फिर अब इन्हें रोकना है कि कैसे सब कुछ रोक पाएंगे। फिर वो उन 6 लोगों की तरफ देखकर कहती है क्या तुम लोगों के पास इतनी पावर है कि तुम उस पर्सन को रोक सको जो कि मेरा कज़न है। उसे रोकने की पावर सिर्फ मेरे पास ही बची है, क्योंकि एक ना एक तरीके से उसने मेरे मदर फादर को कैद कर लिया है और अब वो उन दोनों वर्ल्ड पर राज कर रहा है, हेवन और हेल पर। और उसे नहीं, मुझे हेवन और हेल से बाहर निकाला है। मेरे मदर और फादर को उसने जेल में डाल दिया है और अब वो सीधा अर्थ पर अटैक करने वाला है ताकि वो इस जगह को भी अपने कब्जे में ले सके। ये वर्ल्ड 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, हेल, हेवन और अर्थ, और उसके पास हेल और हेवन तो है ही, और वो अर्थ को चाहता है और इसीलिए वो अर्थ पर अटैक करने वाला है। लेकिन मेरे मदर और फादर ने मुझे गिफ्ट में अर्थ दिया था और इसीलिए मुझे अर्थ की प्रोटेक्शन करनी है, और इस प्रोटेक्शन के चक्कर में मुझे उससे फ़ाइट करनी पड़ेगी और उस फाइट में मेरी डेथ होगी, जिसके बाद ये कर्ज तुम लोगों की ब्लड लाइन को मिलेगा। मैं कह सकती हूँ कि तुम लोगों की ब्लड लाइन इसी वजह से करप्ट हुई है। ये सुनकर वो 6 के 6 लोग वहीं बर्फ़ की तरह जम चुके थे। ये चीज़ें उनके सर के ऊपर से जा रही थी, धीरे धीरे उनके दिमाग में सारी चीज़ें प्रोसेस कर रही थी। और अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो इस कर्ज को होने से पहले रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। विंग कहता है क्यों ना हम हेल और हेवन के किंग और क्वीन को आज़ाद कर दें। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है ये नहीं हो सकता, उसने उन्हें आइस और फायर केव में कैद किया है, जिस केव का एंट्रेंस डोर सिर्फ वही खोल सकता है। जिस पर वांग जी कहता है उसे हम कैसे न कैसे की निकलवा सकते हैं। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है अगर तुम चाहो तो मैं रास्ता तो बता सकती हूँ, लेकिन उसके बाद अरे बोलकर वो बीच में रुक जाती है। तभी मास्टर उसे घूरने लगती है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर कहती है रास्ता बता रही हूँ। जिस पर मास्टर कहती है कुछ उल्टा सीधा मत बताना। तो सुनकर ग्रैंड मास्टर को हंसी आती है। तभी विंग को कुछ हिट होता है और वो कहता है वैसे बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने अभी तक आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। और ये बोलकर वो ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी ये देखकर ग्रैंड मास्टर हंसने लगती है। वहीं ये देखकर उसके पास बैठे पर्सन उसे हिट करती है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहती है कैसे लोग हैं ये। फिर वो उन्हें देखकर कहती है मैं तुम लोगों के नाम इजीली गेस कर सकती हूँ और बता भी सकती हूँ। जिस पर विंग कहता है अगर देखा जाए तो आप हमारी एंसेस्टर हैं। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है कुछ हद तक। जो सुनकर विंग कहता है आपका सरनेम क्या है। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहती है ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मुझे वी बनना है या लान। ये सुनकर विंग कहता है तो आप अभी फ़िलहाल वी है। जिस पर वो कहती है लेकिन हेवन में जाते ही मुझे लान मिलता है और हेल में जाते ही मुझे वी सरनेम मिलता है। और ये बोलकर वो बस स्माइल करती है।
फिर वो उन्हें एक रास्ता बताती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा और उसके साथ मैं इस कहानी को ख़त्म कर दूँगी और नेक्स्ट स्टोरी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।